अकबर की कपट लीला। इतिहास में पढ़ाया गया है कि अकबर हिंदुओं के अच्छे मित्र थे, हिंदुओं से बहुत प्रेम करते थे। हिंदुओं के साथ अकबर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अकबर से बढ़कर मुसलमानों में कोई बादशाह नहीं हुआ। हिंदू उसे खुश रहते थे, मुसलमान हमेशा उससे नाराज रहते थे। वह मुसलमानों की नाराजगी की कुछ भी परवाह ना कर हमेशा हिंदुओं का पक्ष लेते थे। कहा गया है कि अकबर के दरबार में गंगा जल पिया जाता था। उसने अपने राज्य में गौ हत्या की मनाही करवा दी थी। वह साल में 6 महीने से ज्यादा मांस नहीं खाता था। हिंदुओं की तरह अपना लिबास रखता था। परंतु अकबर का परपौत्र औरंगजेब हिंदुओं का बहुत दुश्मन था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया और हिंदुओं का कत्ल करवाया था। उस समय के हिंदू राजपूत भी बादशाह अकबर की जहर भरी नीति को नहीं समझते थे। यदि राजपूत वीर अकबर की इस जहरीली नीति को समझ गए होते तो क्या भारत के पैर पराधीनता की कठोर बेड़ी से जकड़े जाते? अकबर की कुटिल नीति चाणक्य और जर्मनी के विस्मार्क से भी कठोर थी। चाणक्य ने केवल नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त का राज्य बसाया था। विस्मार्क ने फ्रांस को नीचा दिखाकर तथा जर्मनी के आंतरिक उपद्रवों को शांत करके जर्मन राज्य की पुनः स्थापना की थी। परंतु अकबर की नीति का पता लगाना टेढ़ी खीर था। अकबर का हिंदूपन कपट नीति थी और यह नीति थी कि जहर से ही जहर शांत होता है, लोहा लोहे से ही काटा जाता है। हिंदू जाति का हिंदुओं द्वारा ही नाश किया जा सकता है। राजपूत वीर राजपूतों द्वारा ही वश में किए जा सकते हैं। यही ही अकबर का हिंदूपन था। इसलिए वह हिंदुओं से प्रेम करता था। यदि अकबर डिवाइड एंड रूल की अर्थात भेदभाव कर शासन करके नीति का प्रचार नहीं करता तो कहा नहीं जा सकता कि सबसे बड़े मुगल सम्राट का राज्य उस समय अटल रहता या नहीं। अकबर देख चुका था कि उसके दादा बाबर को राणा सांगा की अधीनता में राजपूतों से कैसा कैसा सामना करना पड़ता था। अकबर जानता था कि यहाँ वालों के कारण उसके पिता हुमायूं को दिल्ली का तख्त तक छोड़ना पड़ा था। इसलिए दूरदर्शी अकबर ने सोचा कि जिस तरह पांव में गड़े हुए कांटे को हाथ के कांटे से निकालते हैं, वैसे ही अंदर से अपने वश में किए हुए शत्रु से शत्रु को नाश करना चाहिए। अगर मिश्री देने से ही किसी की जान जाती हो, जहर देने की जरूरत ही क्या है? अकबर का यही कपट जाल था और इस कपट जाल में भोले राजपूत फंस गए। जिस तरह से मछली थोड़े से चारे के लालच में आकर अपने आप बंसी में फंस जाती है या थोड़ी सी मधुर तान की लालच में दौड़ता हुआ हिरन रुककर शिकारी का निशाना बन जाता है, वही हालत इन नीतियों के कारण राजपूत जाति की हुई। शत्रु की अपेक्षा मित्रों से भारतवर्ष का विशेषतः राजपूताना का सत्यानाश हुआ था। यह सच है कि औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था, परंतु हिंदू भी उसके दुश्मनी से चिढ़कर उससे मुकाबला करने को तैयार हुए थे। औरंगजेब के शत्रुता भाव ने हिंदुओं को अपने भूले हुए स्वरूप का ज्ञान करवाया था। औरंगजेब के शत्रुता के भाव के कारण ही दिल्ली की बादशाही खाक में मिल गई। परंतु अकबर का राज हिंदुओं की मित्रता के कारण जम गया था। उस समय जो मुसलमान अकबर की कुटिल नीति के मर्म को ना समझकर उस पर नाक भौएं सिकोड़ते थे, चिढ़ते थे, वे गलती करते थे। अकबर ने हिंदू आचरण को ग्रहण करके राजपूतों के विशुद्ध खून तक को कलंकित करने की कोशिश की थी। औरंगजेब निष्ठुर शासक था और उसने हिंदुओं का विशेषतः राजपूतों का खून खटमल अथवा जुए की तरह से पीने की कोशिश की थी, जो अकबर ने नहीं किया। औरंगजेब में भले 1000 दोष हो, परंतु वह अकबर के समान विलासी नहीं था। अकबर की तरह औरंगजेब ना तो नाच गाना पसंद करता था, ना ही अकबर की तरह हिंदुओं की स्त्रियों के अस्तित्व को हरण करता था।
अकबर हिंदुओं पर प्रेम दिखाता था, परंतु उसका असली उद्देश्य हिंदुओं को बलहीन, धर्महीन और जातिहीन करने का था। औरंगजेब दूसरे बादशाहों की तरह भोग विलासी नहीं था। मरते समय उसने लिखा था कि मैं जो टोपियां सिलकर बेचता था उसका 4.5 रुपया बाकी है, वही मेरे कफन में खर्च किया जाए और मैंने कुरान लिखकर जो 805 रुपए जमा किए हैं उन्हें फकीरों में बांट दिया जाए। उससे पता चलता है कि शिल्प कार्य और साहित्य सेवा द्वारा औरंगजेब अपना खर्च चलाता था। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे नवरोज का मेला। तब तक के लिए धन्यवाद।